नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया में। और हमारी आज की कहानी है विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई हैमलेट। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सुनते हैं कहानी हैमलेट। किसी समय डेनमार्क के दूर देश में हैमलेट नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक परम सुंदरी रानी थी। राजा रानी को और रानी राजा को हृदय से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे पर न्यौछावर होने को तैयार रहते थे। उनके एकमात्र पुत्र का नाम कुमार हैमलेट था, जो माता की अपेक्षा पिता का ही अधिक लाडला और प्यारा था। एक दिन अनायास ही महाराज हैमलेट का देहांत हो गया और उसके छोटे भाई क्लेदियस ने आंखों में आंसू भरकर बड़े खेद से प्रजा को यह समाचार सुनाया कि एक विषधर सांप के काटने से राजा की तत्काल मृत्यु हो गई है। लोग राजा को अपने पिता के समान समझते थे, इसलिए उसकी मृत्यु पर सारी प्रजा में गहरा शोक छा गया। महाराज की मृत्यु का यदि किसी को सबसे अधिक आघात पहुंचा तो वह था कुमार हैमलेट। पिता के वियोग में रो रोकर उसने अपनी आंखें सुजा ली। रात को सोते सोते पिता का नाम लेकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठता। अभी उसकी आंखों से अपने प्यारे पिता के वियोग के आंसू भी न सूख पाए थे कि 2 महीने के थोड़े समय के बाद ही उसने एक और दुखद समाचार सुना कि उसकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया है। विवाह भी किससे? स्वर्गीय महाराज के छोटे भाई क्लेदियस से, जो रूप रंग और गुणों में अप्रशंसनीय तो क्या, प्रत्युत रानी का पति बनने और राजा कहलाने के भी बिल्कुल अयोग्य था। इससे भी बुरी बात जो कुमार हैमलेट को लगी वह थी उसकी माँ की इस विवाह करने में जल्दबाजी। कहाँ तो वह स्वर्गवासी महाराज को अपने तन मन से अधिक प्यार करती थी और कहाँ उसकी मृत्यु के केवल 2 महीने बाद ही उन्हें बिल्कुल भुलाकर दूसरा पति भी कर बैठी। यह देखकर कुमार हैमलेट के हृदय पर गहरी चोट लगी और मारे शर्म के उसका दिल डूब मरने को चाहने लगा। एक दिन वह इसी चिंता में बैठा सोच रहा था कि इतनी जल्दी उसकी माँ क्यों बदल गई कि सहसा उसके ध्यान में आया कि हो न हो इस विवाह में कोई रहस्य है। हो सकता है कि मेरे चाचा और मेरी माँ ने जानबूझकर मेरे पिता की हत्या करवाई हो और झूठ मूठ ही प्रजा में सांप काटने का समाचार फैला दिया हो। मेरे पिता को डसने वाला विषधर सांप और कोई नहीं, वह यही क्लेदियस है। राज्य के लोभ से उसने मेरे पिता को मरवा दिया है और मेरी माता को वश में करके अब मेरे राज्याधिकार पर भी फन फैलाए बैठा है। इन्हीं चिंताओं के कारण वह दिनों दिन दुबला होने लगा। उसका फूल सा चेहरा कुमलाकर पीला पड़ गया और वह बच्चों वाली चुलबुलाहट भूलकर बूढ़ों की तरह दिन रात चिंताग्रस्त रहने लगा। इसी बीच एक दिन महल के पहरेदारों ने उसे बताया कि उन्होंने स्वर्गीय महाराज की प्रेत आत्मा को महल के सामने प्रकट होते देखा है। वह 3 दिन लगातार प्रकट होती रही और हर बार वह चुपचाप आई और मुंह से बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप चली गई। किंतु उसकी चाल ढाल से यही पता चलता था कि वह किसी को ढूंढ रही है और कुछ बात कहना चाहती है। यह सुनकर कुमार हैमलेट को निश्चय हो गया कि वह उसी के पिता की भटकती आत्मा है। उसने उससे भेंट करने का निश्चय किया और दूसरी ही रात
पहरेदारों के साथ उस स्थान पर जा बैठा जहां उन्होंने पिछली रातों में उसके पिता की प्रेत आत्मा को देखा था। जब रात का अंधकार छा गया और महल की घड़ी ने 10 बजाए तो एक पहरेदार ने महल के सामने वाले चबूतरे की ओर इशारा करके कुमार हैमलेट के कान में धीरे से कहा, भूत। कुमार को चांद की चांदनी में स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके पिता की छाया लगभग 50 कदम की दूरी पर खड़ी उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है और जैसे कुछ कहना चाहती है। वही चाल, वही ढाल और वही वेश था जो महाराज ने अंतिम क्षणों में धारण किया हुआ था। उसे देखकर सहसा कुमार के मुंह से निकल पड़ा, पिताजी। और वह पहरेदारों की चेतावनी की परवाह किए बिना ही पिता की प्रेतात्मा की ओर लपका। वह छाया मुंह से एक शब्द भी न बोली और हाथों के इशारों ही इशारों में उसने कुमार को ऐसे एकांत स्थान में चलने को कहा जहां कोई भी उनकी बात को न सुन सके। यह देखकर एक क्षण के लिए कुमार के मन में संदेह हुआ कि कहीं यह कोई मायावी प्रेतात्मा तो न हो और मेरे पिता के रूप में प्रकट होकर कहीं मुझे छलना न चाहती हो। किंतु दूसरे ही क्षण उसकी अंतरात्मा ने भीतर से गवाही दी कि यह तेरे पिता की ही भटकती आत्मा है और कुमार निडर होकर उसी ओर चलने लगा जिस ओर छाया उसे ले जाना चाहती थी। जब वे एक बिल्कुल एकांत स्थल में पहुंचे तो छाया ने एक बार चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा और फिर कुमार की ओर झुककर बोली, कुमार। कुमार ने देखा कि स्नेह और लाड से भरा यह वही स्वर और संबोधन था जिसके द्वारा उसके स्वर्गीय पिता जब बहुत उदास होते तो उसे पुकारा करते थे। इससे कुमार का हौसला बढ़ा और उसने साहस करके पूछा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि किस बात ने आपको परलोक के शांत वातावरण से लौटकर फिर इस दुनिया में आने को विवश किया है। आपके मन की उस अशांति और इस भटकने का क्या कारण है? छाया ने फुसफुसाती जबान में कहा, मेरी रहस्यमयी हत्या। कुमार को जिसका संदेह था उसी की पुष्टि सुनते हुए उसने चौंक कर पूछा, हत्या? हाँ, हत्या। अपनी हत्या के इसी रहस्य को बताने के लिए तब से मेरी आत्मा भटक रही है। आज वह रहस्य तुम्हें बताकर मेरी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। किस दुष्ट ने आपकी हत्या की? कुमार, आवेश में मत आओ, धैर्य से सुनो। अपनी मृत्यु के दिन प्रातः काल में उसी स्फूर्ति से जागा था जिससे कि वसंत के उषा काल में गुलाब की कली खिला करती है। और उठकर मैं प्रतिदिन की तरह नहाया धोया और दरबार के काम से निपटकर महल के उसी बाग में सुस्ताने के लिए जा लेटा जिसमें अभी मेरी तुमसे भेंट हुई थी। वहाँ के झोंकों के शीतल स्पर्श में पल भर में मेरी आंख लग गई और मैं स्वप्न लोक में विहार करने लगा। तभी तुम्हारा चाचा अर्थात मेरा छोटा भाई क्लेदियस दबे पांव उसी बाग में आया और चुपके से उसने मेरे कान में किसी विषैले तेल की केवल 2 बूंदें टपका दी। बूंद के कान में टपकते ही मेरी नस नस जल उठी और मेरा हृदय एक साथ ही 100 बार धड़ककर गतिहीन हो गया। इस प्रकार एक क्षण में ही उस जालिम ने मुझे अपने राज्य, अपनी पत्नी और अपने प्यारे पुत्र से छीनकर अंधकार की दुनिया में जा धकेला, जहाँ मेरी आत्मा को गति नहीं और मेरे मन को शांति नहीं। कुमार, यदि तुम्हें मुझसे तनिक भी स्नेह है तो मैं इसका बदला लेकर छोड़ूंगा।
हाँ, तभी मेरी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। किंतु एक बात याद रखना कि अपनी माता के अपराधों को क्षमा करके उसे भगवान के न्याय पर छोड़ देना। यह कहकर महाराज की प्रेतात्मा अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण से कुमार हैमलेट अपने चाचा से बदला लेने की चिंता में रहने लगा। हैमलेट जैसे सरल हृदय कुमार के लिए किसी की हत्या जैसा जाल रचना कोई सरल बात न थी। फिर क्लेदियस के गुप्तचर हर समय और हर जगह उसका पीछा किया करते और उसकी छोटी से छोटी बात को क्लेदियस तक पहुंचा दिया करते थे। संदेह की इस चार दीवारी से बचने के लिए कुमार को एक उपाय सूझा। वह जानबूझकर पागल बन बैठा। चाल ढाल, वेशभूषा और बातचीत में उसने पागल का अभिनय इस निपुणता से किया कि स्वयं क्लेदियस और रानी को भी पूरा विश्वास हो गया कि कुमार का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा और क्लेदियस ने उसकी जासूसी करना भी छोड़ दिया। उन्हीं दिनों क्लेदियस के दरबार में एक वजीर था जिसकी लड़की ओफिलिया से कुमार प्यार करता था। सबने यही समझा कि प्यार के आवेश ने ही कुमार को पागल बना दिया है। उनकी इसी समझ की आड़ में और क्लेदियस को चकमा देने के विचार से कुमार ने एक ऊट पटांग पत्र ओफिलिया के नाम लिखा, जिसकी उल्टी सीधी भाषा से यही प्रकट होता था कि वह अब भी ओफिलिया को दिल से प्यार करता है और प्यार की बीमारी ने ही उसे पागल बना दिया है। ओफिलिया ने यह पत्र अपने पिता को दिखाया और उसके पिता ने क्लेदियस को। पत्र की भाषा को पढ़कर क्लेदियस का कुमार के प्रति रहा सहा संदेह भी जाता रहा और उसने उसकी चौकसी करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब कुमार कहीं भी जाने और सब कुछ करने को स्वतंत्र था। उसने छिपे छिपे क्लेदियस की हत्या का जाल रचना आरंभ किया। संयोग बस उन्हीं दिनों एक नाटक मंडली वहां आई। कुमार ने भी मंडली का एक नाटक देखा जिसमें एक राजा की हत्या का दृश्य दिखाया गया था। हत्या का वह दृश्य इतना स्वाभाविक बन गया था और नटों ने उसे इस निपुणता से खेला था कि राजा की हत्या होते समय दर्शक लोग त्राहि त्राहि चिल्ला उठे थे और कई तो बेहोश तक हो गए थे। उस दृश्य को देखकर कुमार को अपने पिता की हत्या स्मरण हो आई और साथ ही उसे यह भी विचार आया कि इसी नाटक की कथा में कुछ परिवर्तन करके स्वर्गीय महाराज हैमलेट की हत्या का दृश्य रंगमंच पर दिखाया जाए और उसे देखने के लिए क्लेदियस को भी निमंत्रित किया जाए। देखें नाटक का उस पर क्या असर होता है। यदि वह बिल्कुल पत्थर दिल न हुआ और उसमें थोड़ी भी सहृदयता शेष हुई तो अपने हाथों से किए गए खून का अभिनय अपनी आंखों के सामने देखकर वह अपने आप को संभाल न सकेगा और इससे उसके हत्यारा होने का मुझे आंखों देखा सबूत मिल जाएगा। यह सोचकर उसने तीसरे ही दिन नाटक मंडली को राजभवन में एक नाटक खेलने के लिए कहा, जिसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। वियना नगरी में गुजांग नाम का एक राजा था। उसकी रानी बेपतिस्ता उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। राजा का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम लोशियन था। वह मन ही मन राजा के ऐश्वर्य और उसकी रूपवती रानी को देखकर जला करता था। एक दिन राजा गुजांग अपने महल की एक फुलवारी में सोया था कि लोशियन ने दबे पांव जाकर राजा के कान में विषैले तेल की 2 बूंदें टपका दी, जिसके फलस्वरूप राजा ने उसी क्षण तड़प कर प्राण दे दिए और लेशियन ने राजा की पत्नी को वश में करके उसके सिंहासन पर भी अधिकार जमा लिया। वस्तुतः यह क्लेदियस ने अपने पाप की सच्ची कहानी थी। केवल मनुष्यों के नाम बदल दिए गए थे।
जब नाटक आरंभ हुआ और रानी बेपतिस्ता ने गुजांग के सामने अपने प्यार की सौगंध उठानी आरंभ की, तो इस वार्तालाप को सुनकर रानी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। आगे चलकर जब नाटक में एक फुलवारी का दृश्य दिखाया गया, जिसमें एक ओर राजा गाढ़ी नींद में सोया था और दूसरी ओर लेशियन हाथ में विषैले तेल की शीशी लेकर राजा के कान के पास पहुंचा, तो इस दृश्य को देखकर क्लेदियस का दिल डावाडोल हो गया, जिसे वह अब तक छिपा रहस्य मान रहा था। उसी रहस्य भरी हत्या का खुलेआम नाटक खेला जाता हुआ देखकर क्लेदियस वहां अधिक देर तक न बैठा रह सका और बीमारी का बहाना करके आधे नाटक से ही उठकर चला गया। कुमार हैमलेट ने इसी अभिप्राय से यह नाटक खिलवाया था और नाटक के आरंभ से ही वह टकटकी लगाकर क्लेदियस के मुंह पर आते जाते भावों को भाप रहा था। इसलिए जब उसने क्लेदियस को बेचैनी की दशा में अधूरे नाटक से ही उठकर जाते देखा, तो पास बैठे अपने एक मित्र के कान में कहा, देखा क्लेदियस के मन का चोर। मित्र, यही हत्यारा है। कुमार, चुप रहो, यहाँ कुछ कहने या करने का समय नहीं। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें कहूँगा। नाटक समाप्त हुआ तो रातों रात ही रानी ने कुमार को एक आवश्यक संदेश भेजकर अपने पास बुलवा भेजा। कुमार को यह समझते देर न लगी कि इसमें भी क्लेदियस का ही हाथ है। उसे माँ पर भी क्रोध आ रहा था, किंतु शीघ्र ही उसे पिता की प्रेतात्मा के ये शब्द याद हो आए कि माता के अपराध को क्षमा कर देना। कुमार यह सोचकर उसी क्षण माँ से मिलने के लिए चल दिया, जिस बात का उसे पहले से ही अनुमान था। माँ ने उसे ही कहा, कुमार, अपने पिता के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं। कुमार ने कड़क कर कहा, किस पिता के प्रति? माँ, महाराज क्लेदियस के प्रति। अब वे ही तुम्हारे पिता हैं। ये शब्द सुनकर कुमार की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगीं। उसने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा, माँ, तुम्हारे मुंह से उस पुरुष के प्रति जो कि स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है, ये शब्द सुनकर मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है। पिता जैसा पवित्र नाम क्लेदियस जैसे नीच व्यक्ति को देने से पहले मैं तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दूं। कुमार को जोश में आया देखकर रानी को कुछ और कहने का साहस न हुआ और वह वहां से उठकर जाने लगी। कुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और कहा, माँ, मैं तब तक तुम्हें जाने न दूंगा जब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर न दे लो। रानी ने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, किंतु कुमार ने उसे दृढ़ हाथों से पकड़कर फिर बिठा लिया। रानी ने डरकर बचाओ बचाओ चिल्लाना आरंभ किया। रानी की चिल्लाहट सुनकर पर्दे के पीछे से बाहर की ओर से भी किसी पुरुष ने बचाओ बचाओ का शोर मचाया। कुमार ने समझा कि छिपकर हमारी बातें सुनने के लिए क्लेदियस ही पर्दे के पीछे बैठा होगा और अब रानी को चिल्लाते देख वह भी चिल्लाने लगा है। यह सोचकर कुमार रानी को कमरे के एक कोने में धकेलकर बिजली की फुर्ती से तलवार लेकर पर्दे की ओर झपटा। तलवार के पड़ते ही किसी के हाय कहने और धड़ाम से नीचे गिरने का शब्द सुनाई दिया। कुमार ने झटपट आगे बढ़कर देखा तो वह क्लेदियस न था, अपितु उसकी प्रियतमा ओफिलिया का पिता था, जो क्लेदियस की खुशामद करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी छिपकर कुमार की बातें सुनने के लिए आया था। कुमार के मुंह से केवल इतना निकला, इस अपराध के लिए ओफिलिया मुझे कभी क्षमा न करेगी। भगवान उसके पिता की आत्मा को सद्गति दे। यह कहकर कुमार रानी की ओर बढ़ा,
मारे भय के रानी की बोलती बंद हो चुकी थी और वह अचेत होकर भूमि पर गिरना ही चाहती थी कि कुमार ने हाथ का सहारा देकर उससे कहा, माँ डरो मत, मैं तुम्हारा पुत्र कुमार हेमलेट हूँ और स्वर्ग की देवी के समान तुम्हारी पूजा करता हूँ। डरावना व्यक्ति तो स्वयं क्लेडियस है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। वह स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है। उसने उनके खून से हाथ रंगकर डेनमार्क के सिंहासन पर अधिकार कर लिया है और अब हमारे वंश की इज्जत के साथ भी अटखेलियां करना चाहता है। रानी मूक होकर सुनती रही। सामने ही एक दीवार पर महाराज हेमलेट का चित्र टंगा था। कुमार ने उसी ओर संकेत करके कहा, वह देखो माँ, पिताजी हमारी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो माँ और बेटे के इस मिलन पर वे भी गदगद होकर हमें गले लगा लेना चाहते हों। ये शब्द कुमार ने इस दर्द भरे स्वर में कहे कि रानी का हृदय मोम की तरह पिघल गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कुमार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम आशीर्वाद दो। कुमार ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे के दूसरे कोने से गंभीर आवाज में सुनाई दिया कि मैं अपने पिता के हत्यारे का बदला ले सकूं। कुमार ने चकित होकर उस ओर देखा तो उसके पिता की प्रेत आत्मा शोक भरी मुद्रा में उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर कुमार के मुंह से एक चीख निकल गई और उसने उसी ओर टकटकी लगाते हुए कहा, पिताजी। इसके उत्तर में प्रेतात्मा ने उसी धैर्य के साथ कहा, कुमार मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाने आया हूँ। कहीं तुम उसे भूल तो नहीं गए? कुमार, नहीं पिताजी, प्राण रहते मैं आपकी आज्ञा को कभी नहीं भूल सकता। मैं उस हत्यारे से बदला लेकर छोड़ूंगा। प्रेतात्मा, मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ कि बदला लिए बिना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। क्लेडियस की हत्या से ही मेरी आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। यह कहकर प्रेतात्मा अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने कुमार को कांपते और दीवार की ओर टकटकी लगाए देखा, किंतु इसके अतिरिक्त उसे कुछ न दिखाई दिया। हाँ, जितनी देर प्रेतात्मा कमरे में रही उतनी देर उसे अपने चारों ओर सर्दी की एक लहर के साथ साथ कंपकपी का अनुभव होता रहा। कुमार ने महाराज की प्रेतात्मा के विषय में रानी को कुछ न बताया, केवल उसे क्लेडियस से होशियार रहने की चेतावनी देकर गली के अंधेरे में कहीं गुम हो। पल पल की खबर गुप्तचरों के द्वारा क्लेडियस के पास पहुंच रही थी। उसने दूसरे दिन कुमार को विदेश भेजने का प्रबंध कर लिया और बहाना बनाया कि राजपुरुष की हत्या करने के कारण प्रजा के लोग कुमार से सख्त चिढ़े हुए हैं और डेनमार्क में रहते हुए उसके प्राणों को खतरा है। उसने प्रातःकाल ही कुमार को अपने 2 अफसरों के साथ जहाज पर चढ़ाकर विदेश भेज दिया और गुप्त रूप से अफसरों को समझा दिया कि समय पाकर वे समुद्र में ही कुमार की हत्या कर दें। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। कुमार का जीवन अभी कुछ शेष था, इसलिए कुछ ऐसी बात बनी कि तट से कुछ दूर जाते ही उस जहाज पर समुद्री डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। इसी मुठभेड़ में वे दोनों अफसर मारे गए और डाकुओं ने कुमार को पहचानकर उसे बड़े आदर के साथ वापस डेनमार्क पहुंचा दिया। जहाज से नीचे पांव रखते ही कुमार ने जो पहली खबर सुनी वह यह कि उसकी प्रियतमा ओफिलिया अपने पिता के वियोग को न सहकर इस संसार से चल बसी है और उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जा रही है। कुमार पागलों की तरह बेतहाशा भागता हुआ वहां जा पहुंचा जहां ओफिलिया की अर्थी रखी थी।
और उसका भाई उसे दफनाने ही वाला था। क्लेदियस रानी और दूसरे दरबारी भी वहां उपस्थित थे। उस भीड़ को चीरता हुआ कुमार अर्थी के पास पहुंचा और बेसुध सा होकर अर्थी पर गिर पड़ा। ओफिलिया के भाई ने देखा कि यही वह कुमार है जिसने मेरे पिता का वध किया और मेरी बहन की मृत्यु का कारण है, तो वह बदला लेने के लिए कुमार पर झपट पड़ा। यह देखकर क्लेदियस मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस समय तो उन दोनों को छुड़ा दिया, किंतु बाद में उन दोनों का द्वंद्व युद्ध होना निश्चित करवा लिया। यह भी क्लेदियस की एक नीचता भरी चाल थी। उसने ओफिलिया के भाई को भड़काकर उसे इस बात पर राजी कर लिया कि द्वंद्व युद्ध में नियम के अनुसार कुमार तो नकली तलवार से लड़ने आएगा, किंतु वह विष में बुझी हुई असली तलवार लेकर आए और अवसर पाते ही कुमार का वध कर दे। द्वंद्व का समय निश्चित हो गया और नगर के सहस्त्रों नागरिक इस युद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हुए। ओफिलिया के भाई ने शुरू में जानबूझकर अपने वार खाली दिए और कुमार अपनी जीत होती देखकर मारे खुशी के उछल रहा था, तो अपनी विषैली तलवार से कुमार पर उसने घातक वार किया। कुमार अपनी तरफ से संभला और बहुत संभला, फिर भी तलवार की एक खरोंच उसके शरीर पर लग गई। विष ने अपना असर दिखाना आरंभ किया और कुमार की देह आग की तरह जलने लगी। यह देखकर कुमार गुस्से से पागल हो उठा और उसने अपने विरोधी के हाथ से उसी की तलवार लेकर उसकी छाती में घुसेड़ दी। यह देखकर रानी घबरा गई और उसने अपनी घबराहट मिटाने के लिए पास पड़े शरबत के प्याले को मुंह से लगा लिया। वास्तव में यह प्याला क्लेदियस ने विशेष रूप से कुमार के लिए तैयार करवाया था और उसमें वही विष घोला गया था जिसकी बूंदें उसने महाराज हैमलेट के कान में टपकाई थी। उसने सोचा कि यदि दुर्भाग्यवश कुमार इस युद्ध से जीवित बच निकला तो उसे यह प्याला पिलाकर सदा के लिए अपने रास्ते के कांटे को निकाल फेंकूंगा। इसी अभिप्राय से उसने वह प्याला अपने पास रखा था और रानी को यह बात कहनी उसे याद न रही थी। प्याले को मुंह से लगाते ही रानी ने 2 बार हाय विष कहा और निर्जीव होकर वहीं लुढ़क गई। कुमार ने अपनी आंखों से पिता की अर्थी देखी थी और अब अपनी आंखों से माता को भी तड़पते देखा। उसके अपने शरीर में भी विष फैल चुका था और उसे विश्वास हो गया था कि अब वह कुछ क्षणों का ही मेहमान है। फिर वह अपने कुल के हत्यारों को जीता क्यों छोड़े। वह बिजली के वेग से क्लेदियस पर झपटा और वही विषैली तलवार उसने उसकी भी छाती में घोंप दी। तड़पने से पहले ही क्लेदियस मरकर वहीं ढेर हो गया। उसके कुछ ही क्षणों के बाद कुमार ने भी प्राण छोड़ दिए, किंतु तब तक उसके मन में इस बात का अरमान न था कि उसने अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं लिया। वह उसकी आंखों के सामने लहू से लथपथ धरती को चूम रहा था। इस दृश्य के कुमार के मन को असीम शांति मिली और महाराज हैमलेट की भटकती आत्मा को भी। तो इतनी सी थी ये कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ढेरों कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।